जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। जो रिसेंटली जो अभी यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसके पेपर को भी हम क्या कर रहे हैं, डेली वन वन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने जीएस 1 कंप्लीट कर लिया है, जीएस 2 का डिस्कशन चल रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सिटीजन चार्टर है, जो कि एक लैंडमार्क इंटेंटिव्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिलेगा, जिसमें ये इंश्योर करना था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो सरकार की सर्विस है वो जो सरकार की सर्विस है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए और पब्लिक के हित के लिए इसको लाया गया था। तो आपको ये रीजन बताना है कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके वजह से जो सिटीजन चार्टर है वो आज के टाइम पे फेलियर रहा है, मतलब पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है। और इसमें आपको सजेस्ट करना है कि किस तरीके से हम इसे और सफल बना सकते हैं। क्वेश्चन की मीनिंग यही है जो आपसे पूछना चाह रहा है। दो क्वेश्चन है, इसको आपको बताना था, 250 वर्ड में लिखना था। तो अभी हमारा मेंस डिस्कशन चल रहा है। ऑलरेडी हमने प्रीलिम्स के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं प्रीवियस ईयर के। तो जैसे ही हमारा ये मेंस का आंसर राइटिंग का जो 2024 का सीरीज खत्म होगा, जैसे भी जीएस 2 चल रहा है, जीएस 2 के बाद जीएस 3 डिस्कस करेंगे, जीएस 3 का जीएस 4, जीएस 4 के बाद हम दोनों लैंग्वेज पेपर डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद 2025 के लिए जो प्रीलिम्स जो पेपर होगा, अब जो मई में होगा, फरवरी में फॉर्म निकलते हैं, मई में जाकर के क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए हम डेली 20-30 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस और मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे। देखिए, प्रीलिम्स बता देता हूँ कि जहाँ हमने प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया था प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो डिस्कस करा था वो हमने करा था हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट किया, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट किया, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट किया। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए, हिस्ट्री के जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए वो टोटल 197 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने टोटल डिस्कस करा है। जब हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया था तब हमने डिस्कस करा था इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट का। तो जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमने इंडिया और वर्ल्ड दोनों का डिस्कस करा था, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद हमने डिस्कस करा था जुडिशरी एंड लीगल राइट, जो भी इशू है इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड मिल जाएगा। आपको लिंक चाहिए तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो वॉच करनी है तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके इजीली देख सकते हैं। इन सब का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया था। टेलीग्राम का भी लिंक आपको किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा। आप वहां से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो इंडियन चार्टर है इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उसको क्या करना, उसको अकाउंटेबल बनाना और सिटीजन्स के ऊपर क्या करना, फोकस्ड करना। यानी कि जो भी उनके वेलफेयर लॉ हैं या जो वो एक्ट लेके आ रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सिटीजन्स के ऊपर फोकस दे करके होना चाहिए। तो आज के टाइम पे इनके द्वारा बहुत से चैलेंजेस थे जो फेस किए गए, जिसकी वजह से ये आज के टाइम पे जो सिटीजन्स चार्टर है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया। तो हम अब डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो इसके क्या है, इन जो सिटीजन्स चार्टर है उसमें एक बाधाई की तरीके से काम कर रहा था, यानी कि हाइड्रिंग फैक्टर्स के बेसिस पे जो काम कर रहा था। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लैक ऑफ अवेयरनेस। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उस पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया गया था। एब्सेंस ऑफ लीगल बैकिंग, करप्शंस एंड ब्यूरोक्रेटिक्स जो रेसिस्टेंस है, लैक ऑफ ग्रेविनेंस रेड्रेस जो मैकेनिज्म है। आपको फिर देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ जो ऑफिशियल्स है। ये ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से जो सिटीजन्स चार्टर था वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, फेलियर देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। तो बहुत से ऐसे सिटीजन्स थे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं था कि सिटीजन्स चार्टर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया था, तो इसका कैसे तरीके से यूटिलाइज किया जाए आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम आरटीआई फाइल कैसे करते हैं। तो जो अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो किस लिए लाया गया था कि जो सिटीजन्स चार्टर है, चार्टर के लिए लाया था ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशंस को और भी ज़्यादा क्या कर सके, ट्रांसपेरेंसी बना सके। जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपनी जो सर्विसेज है वो प्रॉपरली किसके लिए हो, सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए हो, सिटीजन्स के हित के लिए हो, यानी कि सभी तक पहुंचाई जा सके। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो जागरूकता की कमी की वजह से आप कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स चार्टर है वो कहीं ना कहीं जितनी पूरी तरीके से जितने सक्सेस उसे होनी चाहिए थी उस तरीके से उसे सक्सेस नहीं मिल पाई। या जैसे आप देख सकते हैं कि उन्हें, अगर हम देयर राइट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो अंडर जो चार्टर, सिटीजन चार्टर के अंदर में जो प्रोवाइड कराए जाते, तो उनके बारे में उन्हें पूरी तरीके से जागरूकता ही नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था। तो पहला रीजन आपको पता चल गया कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जनताओं के बीच में जागरूकता की कमी। दूसरा पॉइंट बात करते हैं इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि जो भी एक्ट है या जो भी स्कीम है या जो वेलफेयर है जो सिटीजन्स के लिए बनाया जा रहा है, तो उसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस नहीं किया गया था। जैसे अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं या आपको डिपार्टमेंट की बात कीजिए, तो वहाँ पे पूरी तरीके से वो क्या रहे, फेल रहा है कि जो भी स्कीम थे उसको इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए, या कई बार क्या है जो टाइमलाइंस था या जो भी सर्विसेज स्टैंडर्ड था उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग की कमी देखने को मिलेगी। यानी कि जो ट्रेंड पर्सनल और जो रिसोर्सेस है उसकी कमी के वजह से क्या है, ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स चार्टर था वो क्या हो चुका था, हमारा फेल कर गया था। उसके बाद आता है लैक ऑफ लीगल बैकिंग। लैक ऑफ लीगल बैकिंग का मतलब समझिए कि अगर हम मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है, हमारे एक फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट टू लाइफ को। अगर हम सिटीजन्स चार्टर की बात करते हैं तो उसमें जो लीगल इन्फोर्समेंट है उसकी आपको क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। तो जिसके वजह से ये क्या बन जाता है, एक डिफिकल्ट बन जाता है कि जो सिटीजन्स है वो डिमांड कर सकते हैं किसकी, अपनी अकाउंटेबिलिटी की। तो जवाबदेही मांग करना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लीगल बैकिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सिटीजन्स चार्टर की बात करते हैं तो वो आपको उसका कोई भी लीगल इन्फोर्समेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा उसमें, एक और तो क्या मिलेगा कि उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स चार्टर है वो प्रॉपरली तरीके से जितना उसे सक्सेस होना चाहिए वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया। आज आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, फेलियर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक्स जो रेसिस्टेंस है। कुछ सम केसेस की बात करते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं, रेसिस्ट रिफॉर्म देखने को मिलेगा, यानी कि जो आधिकारिक सुधारों का क्या करता है वो विरोध करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जो, अगर हम डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर्स होता है यानी कि पावर्स का वो जो एक तरीके से अपने मतलब अपने फेवर में यानी कि बिना सोचे समझे जो यूज करते हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान का ही क्या है, देख एक तरीके से फियर ऑफ लॉसेस का देखने को मिलेगा, यानी कि नुकसान का भय होता हुआ आपको नजर आएगा। तो जिसमें कहीं ना कहीं क्या है, जैसे अगर आप बात करते हो द वोहरा कमेटी रिपोर्ट, जिसमें कि हाईलाइट किया गया था कि जो ब्यूरोक्रेटिक्स करप्शन और हैडरिंग गवर्नमेंट्स, यानी कि वोहरा जो समिति रिपोर्ट था उसमें ये बताया गया था कि भ्रष्टाचार ने शासन में क्या है एक बाधा उत्पन्न कर रखी है, एक तरीके से बैरियर की तरीके से क्या कर रखा उसने, जो प्रॉब्लम्स है वो खड़ा कर रखा है। उसके बाद देखिए बात करते हैं लीगल ऑफ ग्रीवेंस रेडनेस मैकेनिज्म। तो यानी कि जो भी शिकायत होती है और जो शिकायत का किस तरीके से सॉल्यूशंस किया जाए उसका जो सिस्टम्स है, जो तंत्र, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। अगर हम इफेक्टिव ग्रीवेंस की बात करते हैं, जो हैंडलिंग जो भी मिसिंग्स होती हैं या जो
मेकिंग इन जो हार्ड फॉर सिटीजन्स होते हैं वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑफिशियल्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्या है अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबल्स होते हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। मतलब जो भी शिकायत होती हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उसका जो एक सिस्टम्स है उसका आपको क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। तो जिसके वजह से क्या है, नागरिक के लिए जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो जवाबदेही ठहराना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो केवल अगर हम कुछ स्टेट की बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश के जो जन सुनवाई पोर्टल्स है, तो जैसे जो मजबूत स्टेम्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं अगर वो काम भी करना चाहते हैं तो उनका तुरंतली क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होने की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सिटीजन्स चार्टर है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं आपको एक बाधा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब बार बार जब ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र किया जाता है तो ऐसे में जो सर्विसेज होती हैं वो कई बार तरीके से क्या है, आपको उसमें जो कंटिन्यूटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है सर्विसेज के अंदर में वो डिलीवर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। उसमें कहीं ना कहीं आपको डिले देखने को मिलेगा, एक बाधा उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो चार्टर सिटीजन्स चार्टर है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट ना होता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ नजर आएगा। तो जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो स्कीम्स होते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स की बात करते हैं तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसके वजह से जो सिटीजन्स चार्टर है वो प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, कि जो आज के टाइम पे वो प्रॉपरली तरीके से क्या नजर आएगा, आपको फेलियर नजर आएगा। तो देखिए ये था फेलियर, कौन कौन से किस किस रीजन से वो फेल होते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, इसके सजेस्ट कैसे किया जा सकता है। पहले पॉइंट में हम बात करते हैं इनहेंसिंग अवेयरनेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता को बढ़ावा देना। उसके बाद है लीगल बैगिंग को मजबूती प्रोवाइड कराना। फिर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि इम्प्रूव करना जो भी ग्रीवेंस रेडिशियल सिस्टम है। फिर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। इन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो सिटीजन चार्टर है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेंसिंग अवेयरनेस, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करना तो जिसके वजह से लोगों तक क्या मिल सके, जागरूकता पहुंच सके। तो जैसे सिटीजन्स के पास राइट एंड सर्विसेज होना, जो अंडर किसके जो भी चार्टर्स है, तो जिसमें जैसे सोशल मीडिया का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। खास करके आपको कहाँ पे, या जो हम लोकल इवेंट्स की बात करते हैं उसके द्वारा या पब्लिक अनाउंसमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी चार्टर है या जो भी राइट है या जो भी सर्विसेज हैं या जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है हम अलग अलग मेथड के द्वारा जनता तक पहुंचा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझिए, हम मास कम्युनिकेशन का भी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं या उसके रिगार्डिंग में जो भी अवेयरनेस फैलाना हो, प्रोग्राम के बारे में बताना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर जनता तक पहुंचा सकते हैं। लोकल इवेंट का मतलब होता है जैसे पब्लिक को मोबिलाइज करके गैदरिंग करके क्या करना, उसके बारे में बताना, अनाउंसमेंट करना। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जो भी लीगल बैकिंग है उसको क्या करना, मजबूती प्रोवाइड कराना। तो जैसे हमें कानून में अमेंड करके मतलब बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं कि जो सिटीजन्स चार्टर है उसको क्या बना सकते हैं, एक लीगल फोर्स दे सकते हैं। तो जिसके वजह से कि जो कि आपको क्या नॉन कॉम्प्लीमेंट्स और इसको क्या बना सकते हैं, हम पनिशेबल और नॉन कॉम्प्लीमेंट्स बना सकते हैं। जैसे हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है कि यदि स्टेट अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और यहीं से क्या है, PIL को भी क्या मिलता है, कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट मिल जाता है कि PIL को कहीं ना कहीं से प्रमोशन भी मिलता है। आप वैसे देख सकते हो आर्टिकल 226 कार्ड में इसी क्या कहता है, सुप्रीम अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशंस करता है तो हम हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो हम कानून में चेंजेस करके क्या कर सकते हैं,
जो सिटीजन्स चार्टर है उसको एक लीगल फोर्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक पनिशेबल हो सकता है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए क्या करना, एक इवोल्यूशन फॉर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मतलब इंश्योर करना कि जो उनकी जो सर्विस है वो क्या हो सके, स्टैंडर्ड हो सके। तो उनके सर्विसेज को स्टैंडर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनकी या जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो इवोल्यूशन है उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उसको इंश्योर करना सर्विसेज स्टैंडर्ड के लिए। इन शॉर्ट अगर जो भी हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए बात करते हैं उनके लिए जो उनके प्रदर्शन है, यानी कि जो उनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या करना, उनका मूल्यांकन लागू करना, ताकि जो भी सर्विसेज है, सर्विसेज का जो पालन है वो पूरी तरीके से क्या है, सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड ग्रीवेंस जो रेडिकल सिस्टम होता है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेडिस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हैं, या हम रिपब्लिकेंट स्टेट लेवल मॉडल्स की बात करते हैं। इसको हम अक्रॉस ऑल कंट्री में हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो हम ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो भी हमारा ग्रीवेंस रेडिकल्स सिस्टम है। फिर सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन बढ़ा करके भी हम क्या कर सकते हैं कि जो सिटीजन्स चार्टर है हम उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बना सकते हैं, जिसमें मैंडेट कर सकते हैं जो भी एनुअल रिव्यूज हैं या जो कॉन्सलेशंस है और जो भी सर्विस जो डिलीवरी किया जाता है उसकी ट्रांसपेरेंसी की इम्प्रूव करने के लिए। तो इन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पब्लिक चार्टर है इसको हम और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं इन तरीकों से। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसके बेसिस पे हमने आंसर डिस्कस किया। आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते थे, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।